उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि अहमदनगर के दरगाहों में भी एक लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी ऐसी थी जिसको इस्लामिया लाइब्रेरी बोलते हैं। वाजपेयी चौड़ी की जो दरगाह है उसके पड़ोस में लाइब्रेरी थी, और वो लाइब्रेरी इतनी अहम थी और उसका ज़ख़ीरा जो था या उसके अंदर का जो कलेक्शन था जो लोगों ने किए थे वो इतना नायाब था कि उस ज़माने के BBC रेडियो के ऊपर उस लाइब्रेरी के रेफरेंसेस दिए जाते थे। उस लाइब्रेरी की किताबों के रेफरेंसेस, इतनी बेहतरीन किताबें अहमदनगर शहर के लाइब्रेरी में थी। किताब इंसान को रद्दी होने से बचाती है। किताबें इंसान को रद्दी होने नहीं देती। इस विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने आए हैं इतिहास के अभ्यासक और समाज सेवक आसिफ खान दुल्हे खान। हम जब किताबों की बात करते हैं तो किताब जो है इंसान के ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, बड़ा महत्व रखती है। हमने देखे कि इतिहासों का रेफरेंस लेने का है तो किताबों की तरफ जाना पड़ता है। हमको अगर इंसान को इंसान बनने का है तो उसके लिए भी किताबों का एक मार्गदर्शन बहुत बड़ा रोल रहता है, और किताब से ज़िंदगी भर इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो आसिफ साहब, ये किताबों की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल ये है कि किताबों की इंसान के ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, कितना महत्व है? जिसका कि उन्वान आपने रखा है वो उन्वान ही इस चीज़ को पूरा अंडरलाइन करता है कि किताबें इंसान को रद्दी होने से बचाती हैं। वो रद्दी होने के बहुत से अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम ये कर सकते हैं। रद्दी इंसान विचारों से भी हो सकता है, या तो फिर अगर सीखा पढ़ा या एजुकेटेड या किताबों से तुम्हारा ताल्लुक़ नहीं रहा तो वैसे भी तुम कोई भी विषय पे बात करने या कोई विषय समझने की तुम्हारे में काबिलियत ही नहीं रहती। सर, सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हम अगर विशेषकर मुस्लिम समाज की बात करते हैं तो अहमदनगर शहर में बहुत सी लाइब्रेरियाँ थी और वो अब जो है ना के बराबर है। इससे कितना बड़ा नुकसान समाज को होता है? सबसे गौर करने वाली बात तो यही है कि जैसे भारत के इतिहास में और अहमदनगर के इतिहास में लिखा जाता है क्या अहमदनगर ये बगदाद और काहिरा के लेवल का शहर था। तो सिर्फ इस पे दलन वलन या जो खान पकवान या जो ये सब विषय को छोड़ के साहित्य का भी एक बहुत बड़ा ये था। आज काहिरा और बगदाद आज भी उनके जो लाइब्रेरीज़ है तो आज भी इस्लामिक लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी काहिरा की मानी जाती है। लेकिन हमारे जो लाइब्रेरीज पहले जो थे, चाहे वो कोटला की लाइब्रेरी हो, कोटला में भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जो आज कोतवाली पुलिस स्टेशन है, मदरसे हुसैनिया, इसमें भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और इंटरनेशनल लेवल की जो किताबें थी, अंतर्राष्ट्रीय सतह की जो किताबें थी, उसका ज़ख़ीरा यहाँ पर मिलता है। अहमदनगर के इतिहास को अगर हम गौर से पढ़ें तो बहुत बड़े बड़े किताबें या बहुत बड़े बड़े लेखकों की किताबें अहमदनगर में मौजूद थी। नहीं सर, बोलिए सर। और उसके बाद का जो दौर आया, आज़ादी के करीब का जो दौर आया, तो उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि अहमदनगर के दरगाहों में भी एक लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी ऐसी थी जिसको इस्लामिया लाइब्रेरी बोलते हैं। वाजपेयी चौड़ी की जो दरगाह है उसके पड़ोस में लाइब्रेरी थी, और वो लाइब्रेरी इतनी अहम थी और उसका ज़ख़ीरा जो था या उसके अंदर का जो कलेक्शन था जो लोगों ने किए थे वो इतना नायाब था कि उस ज़माने के BBC रेडियो के ऊपर उस लाइब्रेरी के रेफरेंसेस दिए जाते थे। उस लाइब्रेरी की किताबों के रेफरेंसेस, इतनी बेहतरीन किताबें अहमदनगर शहर के लाइब्रेरी में थी। और उससे और एक बड़ी बात थी कि उस लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियंस थे वो डॉक्टर खलील मुजफ्फर सर, जो यानी किसी नाम के या किसी इसके मोहताज नहीं है, यानी लाइब्रेरी के अंदर वो किताबें पढ़ के या लाइब्रेरियन रह के वो आज ऐसे नतीजे पे पहुँचे थे, ऊंचे मकाम पे पहुँचे थे
कि शायरी के ताल्लुक से अगर किसी को भी मराठी शायरी हो, सुरेश भट्ट हो, या ऐसे बड़े बड़े शायर या बहुत बड़े बड़े, वो सब उनसे सलाह मशवरा करते थे। कई उनकी महफिलें चलती थी और खलील मुजफ्फर सर उस लाइब्रेरी के इंचार्ज थे, पूरे लाइब्रेरी उनके ऊपर चलती थी। वो लाइब्रेरी दरगाह में थी। उसकी एक विशेष बात थी, वो दरगाह के अंदर वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, इस्लामी लाइब्रेरी। और दूसरी जो एक मस्जिद की एक लाइब्रेरी थी, वो नालबन कुट मस्जिद की लाइब्रेरी थी। तकरीबन मेरे बचपने में, यानी हमको किताबों का जो शौक़ लगा या किताबों का जो किताबें क्या होती है, तो हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे और ऊपर जाके वो लाइब्रेरी देखते थे। और वो लाइब्रेरी के अंदर उस वक्त के यानी सामाजिक विषय कि जो बड़े बड़े जो धर्मयुग से लेके ऐसे बड़े बड़े जो मैगजीन्स निकलते थे, वो सब वहाँ पर अवेलेबल होते थे। जब तो हमको इतना इल्म नहीं रहता था ये क्या है, लेकिन आज समझ में आता कि धर्मयुग जैसी मैगजीन जो उस वक्त भारत की सबसे क्या बोलेंगे मान्यता प्राप्त ऐसी जो मैगजीन्स थे, वो जिसकी विश्वासार्हता थी। हाँ, और दूसरी उसमें गौर करने की बात यह है कि आज अगर हम उस लाइब्रेरी के बारे में सोचें तो ये होता है कि भाई वो लोग कितने ज़हीन थे। सर वही बात एक आपने ये कहा कि दरगाहों में भी लाइब्रेरी थी और मस्जिदों में भी लाइब्रेरी। अब जो मस्जिदें बढ़ती नजर आ रही है और लाइब्रेरी ये का ना के बार हो रही है, इसके बारे में आप क्या रोशनी डालें? नहीं, वो तो है, लेकिन लाइब्रेरीज ने और भी आगे किए। जैसे मिसगर लाइब्रेरी थी, ये भी एक लाइब्रेरी थी अहमदनगर के अंदर, जो मुला साहब ने और मिसगर जमात ने उसको एक बहुत अच्छे तरीके से उस लाइब्रेरी को बनाया था। उसका नतीजा ये हुआ कि वो लाइब्रेरी के बाद में वो मिसगर लाइब्रेरी स्कूल बनी, यानी लाइब्रेरी की शक्ल आगे चल के एक स्कूल ने ली। एक अच्छा मतलब इदारा नगर के अंदर आज भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है। दूसरी चांद सुल्ताना थी, चांद सुल्ताना की भी जो लाइब्रेरी थी वो भी एक सार्वजनिक थी। मगर अब वो सिर्फ स्कूलों की बन के रह गई। नहीं, अब वो स्कूलों की भी बन के रही है। अभी मतलब मसला वही है कि उसके बाद में वो सब किताबें कहाँ गए हैं। यानी इसको समाज जिम्मेदार है या ये जो लाइब्रेरी वाले? नहीं, इसको दोनों भी जिम्मेदार है। अगर समाज हर वक्त उनके पीछे अगर रहता है कि भाई हमको ये किताबें चाहिए, वो किताबें चाहिए, तो वो भी तुम्हारी एक पूर्तता को या तुम्हारी मांगों को पूरा करते हैं। आज हमारे समाज में भी ऐसा मतलब एक माहौल है कि किताबों से अगर अपन ऐसा सोचे, थोड़ा विषय को विषय अंदर हो जाएगा, अगर हम ऐसा सोचे कि अहमदनगर में कितने किताबों की दुकानें हैं, सोचे अगर कहीं है भी तो मेरे हिसाब से एक मीरा बुक डेपो करके वो नाम शायद मुझको याद आता है, बाकी तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है कि भाई ऐसी भी कोई किताबें की दुकानें है जिसके अंदर हम बड़े पैमाने पे कोई किताबें देखें। तो जो अब शौकीन है उनका भी वही मसला आया कि वो कहाँ जाएंगे। लाइब्रेरीज की आज हमारी कंडीशन है, जो मिसगर लाइब्रेरी हो, चांद सुल्ताना की लाइब्रेरी हो, ये दोनों लाइब्रेरीज तो बंद हो चुके हैं। मस्जिद की भी बंद हो गई और मदरसों की भी बंद हो गई। आपने जो बात की फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ कि भाई मस्जिदों के अंदर आज की हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि मस्जिदों का जो काम है या मस्जिदों का जो स्ट्रक्चर है वो करोड़ों रुपए का है, करोड़ों रुपए का, लाखों में नहीं है। लेकिन उसके अंदर ये जो लाइब्रेरी इसका जो एक निज़ाम लाइब्रेरी निज़ाम जो था खत्म कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके सहाबा के दौर में भी था, उसके बाद में बुजुर्गान दीन के दौर में भी था, बाद में जो राजा महाराजा थे उनके दौर में भी ये सब निज़ाम रहा। लेकिन उसके बाद में न जाने कब और कैसे ये लाइब्रेरीज ये दरगाहों से या तो मस्जिदों से इतने दूर हो गए कि हम उसको समझ ही नहीं सके कि ये कब ये सब हुआ। आज के दौर में खास तौर अपन मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमान ये किताब से दूर दूर होता नज़र आ रहा है। वो शायद दीनी हो, चाहे हम जो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, इससे दूर नज़र आ रहा है। इसका कितना असर गिर रहा है? नहीं, इसका बहुत बहुत असर होता है। क्योंकि क्या होता है कि इंसान का जो जहन है, इंसान की जो दिमाग की कैपेसिटी है, वो अपने पूरे सवाने हयात में जो कुछ भी पढ़ता है या ये करता है तो वो उसका स्टोरेज रहता है। दुनिया में एक भी शख्स ऐसा नहीं है कि उसको स्टोरेज कम पड़ता है, कि उसके दिमाग में स्टोर नहीं होता, हर चीज़ स्टोर होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं और कोई मसला हमारे सामने आ जाता है तो हमको वो तुरंत क्लिक करता है कि यार फला किताब में हमने ऐसा विषय पढ़े थे और वो विषय ऐसा था, तो हम उसके ऊपर बहुत अच्छी मिसाल के तौर पर आज जो शौर्य दिन मनाया जा रहा है, इसके बारे में क्या यानी मिसाल देंगे कि इतिहास में इसका कैसा उल्लेख है किताबों में?
नहीं, अभी जो पानीपत का या युद्ध के बारे में जो चल रहा है या और भी ऐसे कोई बहुत से ऐतिहासिक घटनाएं चलते, तो हमारा मसला ये होता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं रहता है। उसकी एक छोटी सी मिसाल है, जैसा पानीपत युद्ध के अंदर इब्राहिम गारदी अपनी 10,000 की सेनाओं के साथ वहाँ मौजूद था और अहमद शाह अब्दाली से सबसे कड़ा मुकाबला जिसने किया वो इब्राहिम गारदी था। इब्राहिम गारदी के साथ में उसकी जो सेना थी वो बहुत बड़े पैमाने पे सेना वहाँ मारी गई उसके भी। और शौर्य दिन ये वो जो पानीपत का जो युद्ध था वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ी मिसाल थी कि उसमें मराठे, ये पेशवे और जो थे सिंधिया, होलकर, गारदी, इब्राहिम गारदी, ये सब ने मिलकर वो युद्ध लड़ा था। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसा पिक्चर क्रिएट किया जाता है कि भाई वो एक जातीय युद्ध था या ये था। तो ये एक्चुअल अगर हमने इसको लाइब्रेरीज में इसकी कोई किताबें पढ़ी होती या लाइब्रेरीज में आज जो किताबें मौजूद है वो देखे होते, तो कम से कम हम अपनी भूमिका तो रख सकते थे कि इब्राहिम गारदी ने भी एक ऐसी भूमिका ली। इब्राहिम गारदी नाम के भी एक व्यक्ति थे जिनको पेशवाओं ने बाद में इनाम दिए, जो वाई के अंदर आज भी उनके खानदान, उनके वंशज उनका ये सब करते हैं। ये हमारी ना पढ़ने लिखने की वजह और किताबों से दूर होने की वजह। बेशक यानी सामाजिक जो आज वातावरण बिगड़ते नजर आ रहा है, तो इतिहासों की जानकारी किताब नहीं करके जानकारी नहीं जी। और आज का प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही सब ये पढ़ते। हाँ, तो मेरा सवाल वही है सर कि अक्सर एक मिसाल मैं और दे के आगे चलूँ तुम्हारी बात को कट करते हुए कि महाजी शिंदे जो थे वो भी पानीपत के युद्ध में थे। उसमें एक भिश्ती थे, राणे खान शायद उनका नाम था, राणे खान ही था। वो जो भिश्ती थे जब युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध के खात्मे के बाद, उस भिश्ती ने एक जंग के मैदान में एक शख्स देखा जो बुरी हालत में जख्मी था। उसको वो उठा के एक लकड़ी का अपना जो स्ट्रेचर बना के वो किस तरह से उनको अपने घर ले गए। घर ले आके बाद में उनका इलाज किया, उनका ये किया। जब उनको कई दिनों के बाद जब होश आया तो वो राणे खान ने उनको पूछा कि आप कौन है, तो वो बताया कि मैं महाजी शिंदे हूँ। जब पता चला तो फिर वो महाजी शिंदे को बचाने वाले जो थे या अपने घर ला के उनका पूरा इलाज करने वाले वो भिश्ती थे। और वो भिश्ती को अहमदनगर के श्रीगोंदे के पास महाजी शिंदे ने 200 जगह इनाम दी, जो आज भी अस्तित्व में। और राणे खान के वंशज भी है, महाजी शिंदे ने जो दी उनके वंशज भी आज आया थे। लेकिन अब ये सब चीज़ तुमको कब समझ में आएंगी? जब आप उसको आप पढ़ोगे। जब आप पढ़ेंगे नहीं, आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा तो उसका कोई हिस्ट्री से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक बात आती है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज आता है जिसकी वजह से समाज का वातावरण ये हो जाता है। ये खास वजह है कि हम किताबों से दूरी है, उसको हम चेक नहीं करते, है ना। तो ये इसके लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे समाज को? आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इसका तो पहले ये एक्चुअल में ये नाम ही गलत होता है यूनिवर्सिटी बोलना उसको, क्योंकि वो एक फेक पूरी एक सिस्टम है जो राजनीति करती है या जिनको समाज के अंदर टेढ़ फैलानी है, तो वो ऐसे सब माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमको एक किताब लिखे या ऐसा कुछ करे तो उसको हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन यूनिवर्सिटी जो रहती है फेक यूनिवर्सिटी, तो उनको कोई जवाब दे या ना दे, उनके मकसद में कामयाब हो जाते हैं। उनको जो अफवाह तंत्र फैलाना होता है वो उसके अंदर कामयाब होते हैं। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसके समझ में आता है कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। तो उसके वास्ते किताबें, दुनिया की कितनी भी टेक्नोलॉजी निकली और कुछ भी आया तो वो किताबों की जगह नहीं ले सकते। यानी आज जो है समाज में एक जो आज के हालत में देश के जो माहौल है, ये मुसलमानों का खासतौर किताबों से दूर होना ये असर करता है, बहुत असर करता है मुसलमानों का। यानी मैं ऐसे समाज को कुछ क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग या जो राजनीतिक वर्ग है वो भी आज किताबों से दूर है। अगर वो खुद ये पढ़ लेता तो शायद उसको बाहर से किसी की जरूरत देने किसी चीज़ को काउंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है और कोई भी जब अफवाह तंत्र के अंदर आ जाए तो वो उस पर यकीन कर लेता है, यार ये ऐसा है, ये वैसा है। और हम भी, हमारी जो बातें जो ये किताबों में आ चुकी, ये भी हम बताने में हम उसके अंदर बहुत कम पढ़ते, कम माने। उसकी वजह भी वही है क्योंकि हमने वो किताबें नहीं पढ़ी है, तो हम दूसरों को क्या कन्विंस करेंगे? हम खुद ही कन्विंस नहीं होते कि भाई ये किताबों में ऐसा है, ये जो चल रहा है ऐसा है। तो एक आसिफ खान सर अपने साथ में थे ये सुनवान पर
कि किताबें इंसान को रद्दी होने नहीं देती। इस पर इन्होंने रोशनी डालते हुए बड़ी अच्छी बातें बताए कि किताबों का दूर होना समाज के प्रगति में एक घातक बन सकता है। आज भी हम अगर इस बात को गहराई से सोचें कि किताब की नज़दीकियाँ जो है किस तरह से बढ़ाएं, और हम खासतौर उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि हाँ मस्जिदों में दरगाहों में लाइब्रेरियाँ थी, अब वो बंद हो चुकी है, और इसका भी एक बहुत बड़ा समाज को भुगतना पड़ रहा है। तो अगर हम आज सोचें, आसिफ खान साहब के मैसेज को समझे, तो हमको अगर रद्दी नहीं बनना है, रद्दी का बुनियादी मिसाल ये है, रद्दी वो इंसान पर तोहमतें लगती है और इतिहासों के ज़रिए, और हम किताब नहीं पढ़ने से, हमारे पास रेफरेंसेस नहीं होते और हम उस बात को समझा नहीं पाते, तो एक इल्ज़ाम जो है, एक ब्लेम जो है समाज को भुगतना पड़ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि समाज की तरफ देखने का नज़रिया रद्दी की तरह ही हो जाता है। ये इंसान कुछ काम का नहीं होता, और रद्दी जो है जब कुछ काम की नहीं होती तो बाजू निकाल दी जाती है। और समाज को, भारतीय समाज को, हर समाज को अगर विकास करना है, उसको यानी देश को तरक्की की राह पर लेके जाना है, तो किताबों से दोस्ती करना ज़रूरी है। आसिफ खान साहब, आप हमारे साथ आए, आपका वक्त दिया और काफ़ी अच्छी मालूमात, काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन आपने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको ये किताबें इंसान को रद्दी होने से बचाती है, ये विषय किस तरह अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दे। यूट्यूब चैनल को, जीरो न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जीरो न्यूज़ आपका अपना चैनल।